Hello student and welcome to the 28th lecture for class 9th mathematics Foster and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and as you know that we are discussing with a chapter called linear equation in two variables and काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। थ्योरेटिकल पार्ट भी हमारा काफ़ी कुछ हो चुका है। एनसीईआरटी भी हमारी लगभग आज ख़त्म हो जाएगी, है ना। आज हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की जो भी बची हुई क्वेश्चंस हैं हम वो कवर अप कर लें। तो बचता क्या है, बचते बस अब यही है कि आप सेट के क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके सेट के क्वेश्चंस को कवर अप कीजिए और सेट के क्वेश्चंस जो सेक्शन रिव्यू है, एक्सरसाइजेज है, वहाँ के क्वेश्चंस लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी करा ही लिए हैं, उसको तो आपको होमवर्क बना के मुझे सेंड करना ही होता है, तो वो भी आप अपने दिमाग में रखिए कि जितना जल्दी हो सके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मेरे साथ साथ तो सॉल्व कर ही रहे हैं, वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपने पहले कर लिया है तो वो ही बहुत अच्छा है। अगर आपने मुझे सेंड करके रखा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर टाइम मिले तो आप सेक्शन रिव्यू के क्वेश्चन जो है सेट के क्वेश्चन है वो भी आप धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के। दूसरी बात ये है कि इसके बाद जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होगा वो सेट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जो सेट में नेक्स्ट चैप्टर है वही हम इसके अंदर भी लेंगे, ठीक है ना। होपफुली शायद लाइन्स एंड एंगल्स है तो वो देखेंगे। तो ये हमारी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक देखो टिक लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लिया था। डेट इज़ फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 और इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। ये सारे क्वेश्चन अब वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल गोइंग क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। और इसमें हमें ग्राफ भी बनाना है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ग्राफ पहले कॉपी कर लेता हूँ पिछले वाले ग्राफ से। सो ये हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है, यस ये कॉपी हुआ और इसको हमने नीचे पेस्ट कर लेते हैं जो हमने किया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट भी कर लिया, ठीक है, ताकि अभी कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको यहाँ पे आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन, वो जो कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो उसको अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारे पास वो है कि इफ़ द वर्क डन बाय a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by a body, यानी जो वर्क डन बाय एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आप नोटिस करें कि मेरे पास एक बॉडी है, इस पे एक आदमी है, ठीक है ना। इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। सपोज करो यहाँ पे इसने धक्का मारा है, तो जैसे ही इसको धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा, तो ये बॉडी जो है कुछ देर बाद थोड़ी आगे मूव कर जाएगी लाइक दिस, है ना। तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। सपोज करो ये इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये इसका डिस्टेंस है। इस ऑब्जेक्ट ने, इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज करो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया y। तो ये डिस्टेंस जो है, और ये आदमी जब ये फोर्स लगा रहा होगा तो कुछ वर्क कर रहा होगा, है ना। जाहिर सी बात है, इस ऑब्जेक्ट को अगर ये पुश आगे की तरफ कर रहा है, तो अगर ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ फोर्स लगा के पुट कर रहा है, तो कुछ इसने अपनी एनर्जी कंज्यूम करी है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फोर्स लगाने के लिए, धक्का देने के लिए। तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको बोल रहे हैं वर्क डन। जो एनर्जी इस आदमी की कंज्यूम हो रही है उसको बोल रहे हैं वर्क डन। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि जो वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, यानी अगर ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, जो वर्क डन होगा इस आदमी ने, जितना वर्क डन होगा, कितना होगा, जितना भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, यानी जितना बॉडी ट्रेवल करेगी उतना ही एनर्जी इस आदमी की कंज्यूम होगी। बिल्कुल समझने वाली बात भी है, जितना आपकी बॉडी को धक्का आप दूर तक दे सकते हो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, वर्क डन बाय मैन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी के बीच में एक यूनिक रिलेशन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। अभी कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो बाई इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी अपन बनाएंगे। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज ए 5 यूनिट, ठीक है ना। एंड ऑल्सो रीड द ग्राफ फ्रॉम द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ही अपन, ठीक है ना, अब अगर अपन ये कह रहा है कि इसमें अपने को लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आप मानो तो कि डिस्टेंस इसने एक्स यूनिट ट्रैवल किया है। सपोज करो इस हम वाई ने लेके डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, एक्स यूनिट,
ठीक है। तो और वर्क डन को अपन मान लेते हैं y यूनिट ट्रेवल किया है, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। अब इस प्रोपोर्शनल का साइन को जब अपन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है, कांस्टेंट। जब भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर ही पढ़ा होगा कि जब भी हम अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, किसी भी दो क्वांटिटी जो प्रोपोर्शनल होती है उसमें से अगर प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो वो प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए अपने को कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हमने लगाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का होता है कि y2 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन x1 और इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। यही होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो क्लास 8 में पढ़ के आए हो, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि रेशियो कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो दो का रेशियो बराबर होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पे इन्होंने फोर्स की तरह दे रखा है, क्योंकि डायरेक्ट कांस्टेंट फोर्स बोल रखा है इन्होंने, ये प्रोपोर्शनल क्या बोल रखा है, ये क्या होगा, ये फोर्स होगा, ठीक है ना। अब ये फोर्स का यूनिट दे रखा है कांस्टेंट फोर्स ऐसे 5 यूनिट, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू उन्होंने दे रखी 5 यूनिट, यानी व्हाट दे हैव गिवन एज ए k इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। अगर आप उसको बनाना चाहो तो y इज इक्वल्स टू 5x, अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो ये मैंने बनाया 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। और y क्या है, y आपका फोर्स वर्क डन है। क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो x और y कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो इसका अंदर अगर आप सॉल्यूशन बनाने जाओगे तो 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे कम से कम। तो अपन इसमें 3 सॉल्यूशन एटलीस्ट बना ही लेते हैं, x और y। तो वैसे ये इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल्स टू fx। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। x की वैल्यू -1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -5। तो अगर आप सॉल्यूशन की बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशंस हमने प्लॉट कर लिए, हमने निकाल लिए। एक तो 0,0, एक 1,5 और एक -1, -5। अब इनको सॉल्यूशन को अपने को क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को अपने को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये हमने ग्राफ बनाया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसी तरह नेगेटिव में भी -1, -2, -3, -4। इसी तरह पॉजिटिव में y 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और इसी तरह नेगेटिव y में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब पहला सॉल्यूशन क्या है, 0,0। तो 0,0 पहला सॉल्यूशन मार्क कर लेते हैं। ये रहा आपका 0,0, ठीक है। ये पॉइंट ग्रीन के अंदर दिख रहा है, ये पहला सॉल्यूशन है 0,0। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन 1,5, यानी x कोऑर्डिनेट तो 1 मूव करना है, y कोऑर्डिनेट 5 डिस्टेंस तक ऊपर जाना है। तो ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया 1,5, ये भी मार्क कर लिया। उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन है -1, -5, यानी x कोऑर्डिनेट -1 और नेगेटिव में y कोऑर्डिनेट -1 तक जाना है। तो ये हमने -1 मार्क कर लिया। इसको अब अपने को क्या करना है, इनको ग्राफ से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो हमने इसको ज्वाइन करा है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना। और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट ये वर्क डन, यही मान रखा हमने। ये यहाँ पे इन्होंने x और y को हमने टर्म भी दे रखी है। x का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है वर्क डन। अब क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। अब ग्राफ से ही रीड करके बताना है, द वर्क डन बाय द बॉडी। वर्क डन का मतलब क्या होता है, y निकालना है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी बाय बॉडी इज 2 यूनिट, यानी जब x कोऑर्डिनेट 2 है तो y क्या होगा, और जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो y क्या होगा। ग्राफ से रीड करके बताना है, ठीक है। तो ग्राफ से कैसे रीड कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अपने को बताना है व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 2 यूनिट व्हाट इज y, एंड व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 0 y व्हाट इज y इन दिस ग्राफ, ठीक है। तो व्हाट इज y इन दिस ग्राफ तो अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो x इक्वल्स टू 2 जब है तो y कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 है तो देखो ये ग्राफ ऊपर जाके कहीं मीट करेगा, ठीक है ना। ये देखो x इस ये लाइन इस x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन को कहाँ ऊपर जाके मीट करेगी, कहाँ मीट कर रही होगी 10 पे। और आप चाहो तो यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो, x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है ना। और x इक्वल्स टू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 0 आ रही है, तो मार्क ही किया हुआ हमने। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर आप निकालोगे कि x इक्वल्स टू 2 पे वर्क डन कितना आ रहा है तो वो 10 यूनिट्स आ रहा है।
और x इक्वल्स टू 0 पर वर्क डन कितना आ रहा है, वो 0 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से हमने निकाला है। ये ऊपर तक ग्राफ बनाना था लेकिन हमारे पास ऊपर जगह नहीं बची थी, इसलिए ऊपर शो नहीं हो पाया। अदरवाइज x इक्वल्स टू 2 पे ये जो लाइन है, ये कट कर रही होगी कहीं ऊपर जाके, ठीक है ना, जिससे कोऑर्डिनेट होंगे 2,10 पे कट कर रही होगी। ठीक है, एक बार इसको आप ग्राफ पेपर में अच्छे से बना के देखना तो आपको क्लियरली कट आइडिया हो जाएगा होपफुली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड आउट करते हैं। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। ठीक है ना, यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर कितना रुपए दिया, 100 रुपीज दिया। ठीक है ना, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड इस डेटा। अब देखो यामिनी और फातिमा ने दिया, यानी यामिनी प्लस फातिमा, यामिनी ने मान लो x रुपीज़ दिया, फातिमा ने y रुपीज़ दिया, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। बात समझ में आ रही है, यामिनी और फातिमा ने कितना दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब इसका ग्राफ बनाना है, गाय तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 ग्राफ बनाने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को स्केलिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, अपने को स्केलिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे, और यामिनी ने हम मान लेते हैं कि x रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है, फातिमा ने y रुपीज़, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 100। ठीक है ना, अब ये मान लेते हैं कि ये यामिनी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, ये x एक्सिस पे है, और ये फातिमा का कंट्रीब्यूशन है, ये y एक्सिस पे है। ठीक है, तो अगर अपने को ग्राफ बनाना है तो सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन अगर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस वाई, यानी x और y, अगर y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, y की वैल्यू मैंने 10 पुट करी तो x वैल्यू कितनी आ रही है, 90। y की वैल्यू 20 पुट करी तो x वैल्यू कितनी आ रही है, 80। और y की वैल्यू 30 पुट करी तो x वैल्यू कितनी आ रही है, 70। तो सॉल्यूशन अगर आप नोटिस करोगे तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है 90,10, 80,20 एंड 70,30, ये आ रहा है। और अगर आप इसको ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉट करोगे तो 100 तक कोऑर्डिनेट्स मार्क करने पड़ जाएंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा करते हैं अपन 100 तक नहीं मार्क करते हैं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मार्क कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये 8 हो गया लास्ट वाला। इसी तरह ये -1 -2 -3 और ये -1 -2 -3। ठीक है, इसमें और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, सॉल्यूशन और निकालना चाहें तो बड़ा करके जो अपने रेंज में आ जाए, तो अपन कोशिश करते हैं अपन रेंज वाला सॉल्यूशन निकालने के लिए। जैसे कि अगर आपने सपोज करो x को पुट किया 60, सॉरी y को 60 पुट किया है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। सपोज करो y को आपने 50 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50। सपोज करो x को आपने पुट किया 70, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। तो अगर आप ये सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 40,60, 50,50 एंड 30,70। अब यहाँ पे स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग क्या होगी, स्केलिंग होती है कि हम 1 सेंटीमीटर को क्या मान रहे हैं, हम 1 सेंटीमीटर यानी इतनी बड़ी लेंथ को अपन क्या मान रहे हैं, हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, है ना। 1 सेंटीमीटर ये हमारा स्केल हो गया। अगर ये स्केल अगर आप यहाँ पे लिख देते हो तो आपका ग्राफ, ये इतना बड़ा जो ग्राफ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 का ग्राफ, आराम से आपका इसी ग्राफ पेपर में बन जाएगा। हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर कितने बराबर है, 10 यूनिट्स के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स के अगर बराबर कर रहे हो तो यानी ये कितना हो गया, 10 यूनिट्स, ये 20, ये 30, ये 40, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मूव करोगे तो कितना मूव कर रहे हैं, 10 यूनिट्स मूव कर रहे हैं, 10 रुपीज़ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 10 रुपीज़, है ना। ये 40-60 का मतलब क्या है, 40 रुपीज़ और 60 रुपीज़। ठीक है, तो बस आपको 40-60 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 4,6 मार्क करना है एक्चुअली आपको, ये 5,5 मार्क करना है एक्चुअली आपको, ये 3,7 मार्क करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 10 यूनिट्स। तो 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, मतलब 40 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर आपका 10 यूनिट्स के बराबर है तो 4 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 40 यूनिट्स के बराबर। तो अगर मैंने 4 मार्क कर लिया तो ये 40 के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं, ये स्केलिंग का फायदा होता है कि बड़ा नंबर भी अपन स्केलिंग की थ्रू छोटा प्लॉट कर सकते हैं। तो 4,6 आप प्लॉट कर लो, 4,6 ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 4 गए, फिर y कोऑर्डिनेट 6 गए, फिर 5,5 तो x कोऑर्डिनेट 5 आए, फिर y कोऑर्डिनेट 5 आए, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर 3,7 का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट 3 गए, y कोऑर्डिनेट 7 गए, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इन तीनों को फॉर्म करने वाली लाइन, ज्वाइन करने वाली लाइन, इन तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो ये वाली लाइन होगी, लाइक दिस।
तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है ना स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन ये किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 की। ठीक है, तो इस तरह से अपन स्ट्रेट लाइन को बना सकते हैं, इस तरह से अपन ग्राफ को बना सकते हैं। दिस इज हाउ यास्मीन एंड फातिमा वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा होपफुली। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे क्वेश्चन करिए, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मेल करिए। तो और भी कोई डाउट्स हों कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी समझ सकते हैं चीज़ों को। जितना आप मुझसे पूछेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना आपको बेनिफिट रहेगा, है ना। जितना आप ज़्यादा मुझसे मतलब टाइमली आप क्वेश्चन को पूछते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वही पूछते रहते हैं, तो उतना आपको बेनिफिट रहेगा होपफुली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन ए कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। हाँ देखो क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि जर्मनी, यूएसए, कनाडा, वहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं मेजर करते, वहाँ पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करते हैं। आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि आज टेम्परेचर हमारा 36 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अजमेर का टेम्परेचर, या गर्मियों में 40 हो रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, डिग्री सेल्सियस बोल रहे होते हैं। लेकिन आप यूएस जाओ, कनाडा जाओ, तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट में बात कर रहे होते हैं, है ना। वो कह रहे होते हैं हमारा टेम्परेचर आज 100 फ़ारेनहाइट हो रहा है या 200 फ़ारेनहाइट हो रहा है। तो फ़ारेनहाइट का मतलब क्या होता है, वो भी एक यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप डिस्टेंस को मेज़र करने की बात करें तो डिस्टेंस क्या सिर्फ किलोमीटर में मेज़र होता है, नहीं, मीटर में भी मेज़र होता है, सेंटीमीटर में भी मेज़र होता है ना। तो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए 3 यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर है, माइल्स है, किलोमीटर है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, फिट है, यार्ड है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट गाँव में, जगहों में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स मेज़र होता है ना। जैसे आप गाँव में चले जाओ तो वहाँ बोलते हैं, वहाँ पे किलोमीटर में मेज़र नहीं होता, बोले यार 4 फुट है, 5 फुट है। तो डिस्टेंस को भी यूनिट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को भी मेजर करने की 2 यूनिट है, एक तो डिग्री सेल्सियस है और एक फ़ारेनहाइट है। तो 2 टेम्परेचर को मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं। डिग्री सेल्सियस हमारे इंडिया में यूज़ होता है, फ़ारेनहाइट हमारे यूएस, कनाडा, जर्मनी, इधर वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ होता है। तो उनके बीच का रिलेशन दे रखा है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो वो 100 मीटर के बराबर होता है। ये तो आपको याद होगा क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं इसको। इसी तरह फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में भी एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, F इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स C प्लस 32, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देती है। मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, ये आपको बताना है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे C की जगह 0 पुट कर दोगे। तो जैसे ही मैंने C की जगह 0 पुट किया तो ये 9/5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 प्लस 32 तो 32, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अपन बोलते हैं 32 फ़ारेनहाइट। ये फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वहाँ पे। यानी अगर वहाँ पे आप यूएस जाओगे ना और बोलोगे कि ये जो टेम्परेचर अभी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो वो लोग 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे, यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट हो रहा है। बात समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है अपने को, ये क्वेश्चन के बारे में लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन्होंने खुद ही बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप नेक्स्ट लाइन में अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग ए लीनियर इक्वेशन सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यानी C की जगह हमें क्या लिखना है, x, और फ़ारेनहाइट एज ए वाई एक्सिस। तो F की जगह हमें क्या लिखना है, y। तो हमें क्या इक्वेशन बनानी है, हमें इक्वेशन ये बनानी है कुछ इस टाइप की, देखो नोटिस करो। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स C प्लस 32, ये रिलेशन है 9/5 प्लस C 32। इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें F की जगह लिखना है y, और डिग्री सेल्सियस की हमें क्या लिखना है, x। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं बनेगी, इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले 5 से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5y इज इक्वल्स टू 9x एंड 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 160 आ जाएगा, राइट। सो ये इक्वेशन बनेगी 9x, ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 160। तो ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो 9x इज इक्वल्स टू 9x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 160। अब इसका तो ग्राफ बनाना है। तो ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, ये लीनियर इक्वेशन आई है हमारे पास 9x माइनस 5y प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0। अब ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ भी बनाना है। तो 9x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 160। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले तो सॉल्यूशन लिखना होता है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको y में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डिविजल अगर 5 आ जाए तो उसके डिविजल ज़्यादा होते हैं। तो हमने y में सॉल्व कर लिया, यानी इसको लिख लिया 9x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 5y, और y की वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकाली, y कितना आ रहा है, 9x प्लस 160 अपॉन 5, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है 9x
प्लस 160 अपॉन वाई। अब यहाँ पे मुझे आप सॉल्यूशन सोच के बताना पड़ेगा कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं, यानी एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन तो लिखने पड़ेंगे अगर अपने को ग्राफ बनाना है। अगर अपन 3 सॉल्यूशन नहीं लिख पाते हैं, ठीक है ना, अगर अपन 3 सॉल्यूशन इसके नहीं लिख पाते, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन तो लिखने पड़ेंगे। 3 सॉल्यूशन से ज़्यादा भी ले सकते हो, मोर एक्यूरेसी चाहिए तो सॉरी, अगर आप 2 सॉल्यूशन भी लिखते हो तो उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेकिन आई रिकमेंडेड कि आप हमेशा 3 सॉल्यूशन तो निकाला करो किसी भी इक्वेशन के, ठीक है। 3 सॉल्यूशन से कम निकालने जाओगे तो दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे फिर आपकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया नहीं आएगी, ठीक है। तो हमेशा मेरी ये बात याद रखना कि ज़्यादातर कोशिश ये करना कि आप कम से कम इसके अंदर मतलब 3 सॉल्यूशन तो कम से कम निकालो, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू मेक द क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन तो इसमें निकल सकता है वो क्या हो सकता है। हमने इसको सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, सबसे पहला सॉल्यूशन, तो इसमें अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। यार ये मैंने गलत टेबल बना दी। यहाँ पे 3 सॉल्यूशन तो एटलीस्ट अपने को लिखना है। ये 9 है ना, ये अपने को क्या लिखाना है, ये 9 है, ये ए नहीं लिखा, ये 9 है। तो अगर आप देखो, अगर आप नोटिस करें तो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन आएगा, 160 के आसपास है, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, स्केलिंग अच्छी लेनी पड़ेगी, है ना। स्केलिंग अच्छी लेनी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। सपोज करो कि मैंने x की जगह रखा, सपोज x की जगह रखा मैंने 30, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 ज़ा 270, कितना हो जाएगा 9 3 ज़ा 270 प्लस 160 अपॉन 5। एक्स की जगह मैंने 30 रखा है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 270 प्लस 160, ये हो रहा है आपका 7 6 13 एंड 430, तो ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40 5 6 ज़ा 30, तो वाई की वैल्यू 86 आ रही है। बात समझ रहे हैं, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 86। सपोज करो इसी तरह मैंने एक्स की जगह रखा सपोज -16, है ना। मैंने सपोज करो रखा नहीं, -16 पे तो जीरो तो कहीं आ नहीं रही है इसकी वैल्यू। सपोज करो मैंने रख दिया x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो x इक्वल्स टू 0 पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 160 अपॉन 5 कितना होता है, 5 से 15 5 टू 10, तो y की वैल्यू 32 आ जाएगी। एक तो ये वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 32 आ गई है। और कोई सॉल्यूशन रखना चाहो तो डिफिकल्ट होगा थोड़ा फॉर्म करना, लेकिन बनाना चाहो तो बन सकता है। सपोज करो मैंने x की जगह रखा 10, है ना, x की वैल्यू मैंने रखी 10, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस 160, 90 प्लस 160 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 250, है ना, और डिवाइडेड बाय 5 5 5 50, तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अगर मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो y की वैल्यू 50 आ रही है। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे भी इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन आए, तो स्केलिंग से ही काम चलाना पड़ेगा अपने को, है ना, स्केलिंग से ही काम चलाना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन में भी स्केलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं, एक सेकेंड में ग्राफ पहले ड्रॉ कर लूँ। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्केलिंग का कैसे यूज लेना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, 9x माइनस 5y प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0। तो 9x माइनस 5y प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन क्या क्या आया है, सॉल्यूशन आया 30,86, तो लिखा 30,86। दूसरा सॉल्यूशन क्या आया है हमारे पास, दूसरा सॉल्यूशन आया 0,32, तो हमने लिखा 0,32। और तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 10,15, तो हमने लिखा 10,50। तो स्केलिंग काफ़ी अच्छी लेनी पड़ेगी क्योंकि 86 आ रहा है ना, 86 आ रहा है, 30,86, तो 30,86 आ रहा है ना। तो इसमें एक्चुअली अपन ऐसा करते हैं कि 30,86 की जगह एक और वैल्यू रखते हैं, 86 से तो बढ़िया आंसर नहीं आएगा। x की वैल्यू अगर अपन 40 रख के देखें, सपोज करो x की वैल्यू 40 रख के देखें, तो x की वैल्यू 9 4 36 आ जाएगा, तो 360 प्लस 160 ये आ जाएगा, तो ये 360 प्लस 160 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमने क्या रखी है 40 रख के देखी है, तो x की वैल्यू 40 मत रखो, x की वैल्यू -40 रखो, ठीक है ना, x की वैल्यू आप क्या रखो -40। मैं इसलिए बार चेंज कर रहा हूँ कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो स्केलिंग में हमें हेल्प करे, है ना। एक्स की वैल्यू हमने -40 रख के देखा, तो 9 इंटू -40 कितना हो जाएगा, 9 इंटू -40 अपॉन 5 डेट इज -360 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 5। अब जैसे ही हमने -360 प्लस 160 ये कितना होता है -200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना होगा -40। तो x की वैल्यू भी -40 रखोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है -40। तो एक सोल्यूशन तो और आ गया आपका यहाँ पे,
एक सॉल्यूशन क्या आया, -40 कॉमा -40। ठीक है, तो अगर आप इस सॉल्यूशन को 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ, है ना, तो ये भी 8 का मल्टीपल आ रहा है, ये 10,50 तो अपने को क्लियरली दिख ही जाएगा कि 10,50 अपने को क्या क्या देगा, और ये भी 8 का मल्टीपल आ रहा है, -8। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 यूनिट ले लूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, है ना, तो अपना डायग्राम थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ बनेगा। यानी ये 0 है, ये 8 है, ये 16 है, ये आपका 24 है, ये 32 है, ये 40 है, ये 48 है, ये 56 है, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, और इधर भी -8, -16, -24, -32 एंड -40 एंड -48। इधर क्या आ जाएगा, 8, 16, 32 एंड 8, 16, 24, सॉरी 24, 32 एंड 40 एंड 48। इधर भी ऐसा आ जाएगा, -8, -16, -24, -32, -40, -48। आपको कोऑर्डिनेट क्या मार्क करने हैं, पहला कोऑर्डिनेट देखो 0,32, 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 32, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 10,50, तो पहला कोऑर्डिनेट 10 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 10, तो 10 कोऑर्डिनेट अभी इसको बाद में मार्क करते हैं 2 मिनट के बाद, क्योंकि 10 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 10 इनके बीच में कहीं होगा, लेकिन ये आराम से दिख जाएगा, -40 का -40, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -40, वाई कोऑर्डिनेट भी -40, तो ये कोऑर्डिनेट होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो इन दोनों को अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आएगी। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया है, तो अगर अपन इन दोनों को अपन ज्वाइन करें तो आई थिंक अभी भी इतनी बढ़िया स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, फिर भी आप एक बार इसको अपने स्केल से बना की कोशिश करना। मैं तो इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना स्केल मेरा इतना अच्छा नहीं है, कंप्यूटर का स्केल इतना बढ़िया नहीं है कि वो एक्यूरेसी से मुझे बना के दिखाए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन हमारी ये है, इसकी इक्वेशन है 9x - 5y + 160 = 0। अब आप देखें 30,86 ये लाई करेगा, तो x = 30 पे y की वैल्यू 86 ऊपर आ रही है कहीं तो आएगी, और 10,50 यानी x = 10 पे y की वैल्यू 50 आ रही, तो ये भी आएगी कहीं ना कहीं। ये रहा x = 10, और इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो y की वैल्यू 50 आएगी, कहीं ना कहीं लाइट ऊपर जा रही होगी ऐसे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट, ये इसका ग्राफ हो गया, अगर आप 1 सेंटीमीटर को 8 यूनिट मानते हुए चलते हो तो। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 डालो, जो कि हमने डाली भी यहाँ पे, देखो एक्स की वैल्यू में 30 डाली तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 86 आ रही है। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहला पार्ट तो हमने कर ही रखा है ना, एक्स = 30 डालो तो वाई की वैल्यू 86 आ जाएगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर वाई 95 फ़ारेनहाइट है ना, यानी y की वैल्यू आपको 95 दे रखी है इस इक्वेशन के अंदर। ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास 5x - 9y + 160 = 0, तो y की वैल्यू ने दे रखी है कितनी, 95, तो 9 × 95 + 160 = 0 करिए, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू 63 मिल जाएगी, सॉरी 35 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी, 35, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर इज 0 व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो वो कितना होता है, वो तो यहाँ पे निकाल रखा आपने, 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो f की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, यानी y 0 पुट कर दो, है ना, तो y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू यानी डिग्री सेल्सियस, जब आपका व्हाट इज द टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में अपना कितना रहा है, फैन 32 आ रहा है। जब y 0 होता है, जब y 0 होता है आपका, तो डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है, यहाँ पे y 0 पुट करके देख लो, तो y 0 पुट करोगे तो +9/5 c + 32, तो ये कितना हो जाएगा, c = -32 × 5/9। ठीक है, तो -32/5/9 इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बनेगा। इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इज द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, इफ यस एंड व्हाट इट इज, यानी ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे ये दोनों टेम्परेचर बराबर हो, है ना। 9x - 5y है, ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन गलत लिखी है, 9x - 5y आएगा, है ना, ये 9x - 5y आएगा। यानी ये क्या कह रहा है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे f और c बराबर हो, जहाँ पे x और y बराबर हो। तो ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 9x - 5y + 160 में अपन x = y रख देते हैं, रख के देख लेते हैं। 9x - 5y + 160 = 0 में अपन क्या करेंगे, x = y रख के देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9x - 5x + 160 = 0,
तो ये कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -160, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40 डिग्री सेल्सियस, यानी -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ग्राफ से भी दिख रहा है, देखो ग्राफ से भी दिख रहा है ना, ये तो डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ था और ये फ़ारेनहाइट वाला ग्राफ था। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट भी कितना आ रहा है, -40 आ रहा है, दिख रहा है ग्राफ से। तो बोल रहे हैं हाँ यस यस बोल दो, यस इट इज़। और फाइन कितना हो जाएगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस भी और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इस तरह से अपने को ये एक्सरसाइज 4.3 करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन हो गया हमारे से। और लास्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, या आई थिंक कहें कि बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर आप करना चाहो तो एक बार में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिव ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन 1 वेरिएबल, यानी y इज इक्वल टू 3 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए 1 वेरिएबल के अंदर। मतलब समझ में आता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि y इज इक्वल टू 3 ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वो लाइन होती है, ये वो लाइन होती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना। पैरेलल 1 वेरिएबल के अंदर अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो y इक्वल टू 3 नंबर लाइन के अंदर आप बहुत सिंपल है, y इक्वल टू 3 नंबर लाइन के अंदर बहुत सिंपल है। एक सेकंड में y इक्वल टू 3 नंबर लाइन के अंदर अपन बनाना चाहें तो ये एक्स एक्सिस बनाया, ये 0 ये 1 ये 2 है ना, ये 3 ये 4, तो ये रहा y इज इक्वल टू 3, ये रहा आपका y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट आएगा y इज इक्वल टू 3, है ना। लेकिन अगर 2 वेरिएबल मार्क करना तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट तो ऊपर होता है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो y इक्वल टू 3, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये वाली लाइन जो होती है पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ये क्या कहलाती है, y इज इक्वल टू 3। और इसी तरह 2x प्लस 9 को अगर 1 वेरिएबल बनाना है तो 2x प्लस 9 को क्या करना है, 1 वेरिएबल का मतलब होता है कि सिर्फ रियल लाइन के अंदर इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, इधर -5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, 1 वेरिएबल के अंदर। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को अपन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -9/2 दैट इज इक्वल टू -4.5। तो -4.5 तो ये कहीं होगा, ये रहा -4.5, ये पॉइंट आपका 1 वेरिएबल के अंदर आएगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट को 2 वेरिएबल के अंदर ग्राफ में अगर आपको बताना है तो x इज इक्वल टू -4.5, है ना। ये जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी जो कि आपकी पैरेलल टू y एक्सिस होगी और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी। तो -4.5 कहाँ है, ये रहा, x इज इक्वल टू -4.5। दिस इज हाउ द इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल कैन बी मेक आउट। फिर भी ये लास्ट वाली एक्सरसाइज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो क्योंकि इस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल में अपन कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को, है ना। x इज इक्वल टू समथिंग कोई इक्वेशन है तो x इक्वल टू समथिंग का मतलब होता है कि पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, एंड y इक्वल टू समथिंग होता है तो y इक्वल टू समथिंग का मतलब होता है पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ये पहले ही मैंने लास्ट क्लास में भी इसको अच्छे से समझाया था। फिर भी अगर दिक्कत आती है प्लीज़ स्टूडेंट प्लीज़ नोटिफाई मी, मुझे आप थोड़ा सा बताओ कि कहाँ पे किस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है। हम उसको लाइव क्लासेस के थ्रू भी समझने की कोशिश कर लेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट हुआ है। आप चाहो सारे क्वेश्चन कर सकते हो एनसीईआरटी के, तो आरडी के भी क्वेश्चन कर सकते हो, एबीसी एग्जाम्पलर ऑप्शनल कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। सेट के क्वेश्चन मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप प्रेफर करें करने के लिए, फिर आप आरडी पे या एबीसी पे जाइए, कोई और डिफरेंट बुक पे जाइए, पहले सेट के क्वेश्चन लेना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कॉल मी, नोटिफाई मी। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। बाय।